नमस्ते, दिस इज अभिनव प्रकाश। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, अमाना बेगम अंसारी, जो एक थिंक टैंक में रिसर्चर के तौर पे काम करती हैं और समाज में पसमानदा समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम करती हैं। राष्ट्रवाद और इस्लामवाद पे इनकी बेबाक सोच रहती है। तो आज आइए हम इनको सुनते हैं कि मुस्लिम समाज में, पसमानदा समाज में क्या हो रहा है और वो देश को, राष्ट्रवाद को और इस्लामवाद को और नारीवाद को किस दृष्टि से देखता है। तो अमाना जी, आपका स्वागत है। First of all, thank you very much for inviting me and giving me this platform और इतना अच्छा नाइस इंट्रोडक्शन देने के लिए, so thank you. थैंक यू अमाना जी। तो शुरुआत करते हैं। आपने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था कुछ दिन पहले। उसमें आपने लिखा था, मुनव्वर फारूकी in jail. History will never forgive our courts and police for participating in the shameful persecution of minority citizens. Kamlesh Tiwari in jail. History will never forgive us for shamefully participating in hurting the sentiments of the minority citizens. इसको आप थोड़ा इसको इलैबोरेट करना चाहेंगे, इस पे थोड़ा विस्तार से कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक्चुअली एक डबल स्पीकिंग है ऑफ लिबरल्स की भी मैं बोलती हूँ और लेफ्टिस्ट की। लिबरल्स मोस्टली चुप हो जाते हैं जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी मुस्लिम समाज के बारे में बात करनी होती है। उनका एक रवैया होता है कि हम इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे। मैं हिंदू लिबरल्स की बात कर रही हूँ, ताकि ये हमारा फोटे नहीं है, हम इस समाज से नहीं आते, तो हम इस पे चुप रहेंगे। लेफ्ट का ये होता है कि वो हर तरह से हमारी मेजोरिटी जो बहुसंख्यक आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये एक तरह से जो मुस्लिम समाज है उसको सिर्फ विक्टिम बना के पेश करता है। ये एक बहुत बड़ा बाधा है जो मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में नहीं आने देगा कभी। इसको मैं बोलती हूँ कि एक मसीहा कॉम्प्लेक्स है इनके अंदर, मसाया कॉम्प्लेक्स, जिसके ये सोचते हैं कि मुस्लिम अपने से सोच नहीं सकते, वो अपनी खुद की विचारधारा नहीं रख सकते, वो इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है। हम अपनी बात कर सकते हैं, अपनी एक विचारधारा बना सकते हैं। और हमारे समाज का जो एक्सट्रीमिस्ट है और गुंडा है, वो हमारे लिए उतना ही हानिकारक है जितना एक बहुसंख्यक समाज का गुंडा है। ठीक है, और ये जो गैप एक फॉल्ट लाइन होती है हर रिलेशनशिप में, हर कम्युनिटी के बीच में। अगर हम उस फॉल्ट लाइन को भरना चाहते हैं तो ये जो एक प्रयास है, वो प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। ये क्या करते हैं कि बहुसंख्यक को हमेशा बोलते हैं कि आप बहुत क्या बोलूं मैं, बड़े दिल के हो जाइए, काइंड हो जाइए, माफ कर दीजिए हमेशा। और अल्पसंख्यक को बोलते हैं कि आप हमेशा लड़ते रहिए, कुछ भी हो आप विक्टिम बन जाइए और बहुसंख्यक से लड़िए। इससे तो फॉल्ट लाइन कभी खत्म नहीं होने वाली है। और इस फॉल्ट लाइन का पे कौन करेगा? उसको आगे जाके पे हम ही करते हैं, हमारे गरीब लोग और पाशमानदा समाज के लोग पे करते हैं। इसलिए ये जो डबल टॉक है, डबल हिपोक्रेसी है, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो मैं वहां पे उसी चीज को हाईलाइट कर रही थी कि अगर एक बहुसंख्यक से कोई आता है जो हमारे धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तो हम बन जाते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वो विक्टिम बन जाते हैं, फाइन। और जब हमारे यहाँ से कोई आता है जो बहुसंख्यक के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो भी हम विक्टिम बन जाते हैं। इस तरह से तो कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जैसे कि मैंने काफी समय जेएनयू में बिताया है, तो मुझे पता है ये कि राजनीति का एक्सट्रीम फॉर्म कैसे होता है। तो हम देखते थे कि कोई हिंदू होता था वहां पे, तो वो थोड़ा सा भी रिलीजन फॉलो करेगा तो कम्युनिस्ट जाएंगे, उसको कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, अपने रूम से मूर्ति एग्जैक्टली। हटाओ, अपने रूम से देवी देवताओं की फोटो हटाओ। मुस्लिम समाज में जाएंगे तो सिर्फ जो मदरसे से आएगा, जो जितना रिलीजियस होगा, उसको उतना पैंडर करेंगे, उसको उतना प्रमोट करेंगे। तो बिल्कुल। ये जो राजनीति है, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील, सेकुलर राजनीति, लिबरल राजनीति, उसके बारे में और पसमानदा समाज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पाशमानदा मेरा एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। लिव्ड एक्सपीरियंस ऐसे है कि मेरे पूरा खानदान पाशमानदा है, जिनको मोमिन अंसारी बोलते हैं। देखिए, अंसार दो तरह के हैं। एक अंसार है जो अरब से आए हैं, अल अंसार, जो आप बोल सकते हैं वो अपने आप को रियल अंसारी बोलते हैं। हम लोग जुलाहा थे, जुलाहा से कन्वर्ट हुए एंड हमने एक अंसारी सरनेम ले लिया। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि उसके खिलाफ भी एक फतवा आया था काफी पहले। अच्छा, सो आप कुछ भी करें जो अशराफ के को कबूल नहीं है, तो उसके खिलाफ वो इस्लाम यूज करके आपके खिलाफ फतवा दे देगा।
ये काफी मतलब इसको मैं क्या बोलूं, किस तरह से एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर हेजुमनी एंड पावर है ये, जो कि जिसका इस्लाम से कुछ खास लेना देना होता नहीं है, सिर्फ अपने लिए यूज होता है। एनीवेज, मैं वहाँ पे, मैं गांव में भी रही हूँ, मैं मेट्रो सिटीज में रही हूँ, मैं उन मदरसे में भी मैं गई हूँ जहाँ मेरे फादर ने भी अपनी स्टार्टिंग स्टडी की थी। अब एक पशमानदा समाज को अशराफ की तरफ से या मुस्लिम के नाम पे बहुत कुछ मिलता नहीं है। हमें क्या मिलता है? हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिजर्वेशन मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलते हैं। मेरे डैड ने वहां से एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे एस्टॉब्लिश किया था, किसी अशराफ ने नहीं किया था। वहां से पढ़ लिख करके वो इंडियन नेवी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और इस तरह से उनकी मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने अपना पूरी जिंदगी चेंज कर ली, सक्सेसफुल इंसान के तौर पे बन गए। एंड गाँव में इस बात की काफी खुशी थी कि चलो हमारा एक बंदा है जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो इंडिया को सर्व कर रहा है। ठीक है, आप पाशमानदा में जाएंगे तो उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है वो है फूड की, 2 रोटी कमाने की। उनको पॉलिटिक्स से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भागीदारी हिंदुस्तान में। उन्हें हिंदुस्तान से काफी प्यार है, क्योंकि हम लोग कहीं से बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम मोस्टली कन्वर्ट हुए हुए हैं। इसको मैं इस तरह से समझाने के लिए बोल सकती हूँ कि जब इंडिया में इस्लाम आया, कई तरीकों से आया। एक तरह से जिसे बोलते हैं अटैक करके, या मुगल आए थे वो आया। दूसरा ट्रेड के जरिए आया, जो आप साउथ में देखते हैं पीसफुली आया है, और वो ट्रेड के जरिए आया हुआ है। आप जब इस साइड में जाते हैं, मेन नॉर्थ के बेल्ट के अंदर, यहाँ पे ज्यादातर सूफियों वलियों ने इस्लाम फैलाया है। तो हमने क्या किया था, हम कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए अपने आप को, और एक इस्लाम का जो एक विचारधारा होती है, इग्लिटेरियन सोसाइटी, आप सब इक्वल होंगे, उसके लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने जो है इस्लाम कबूल किया होगा, जो भी उन्हें अच्छा लगा होगा। बट कल्चरली हम अपने हिंदू ब्रदर्स के बहुत करीब हैं। आप हमारे यहाँ जाएंगे तो अभी भी मंगलसूत्र से लेकर के शादियों में सेम रिवाज वगैरह वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो, हम 85% है फिलहाल इंडिया में, सो हम बहुसंख्यक हैं। बट हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में, या हम क्या हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारी मानसिकता क्या है, हमारा सोच क्या है, वो बहुसंख्यक को बिल्कुल नहीं पता है। आप मूवीज में देखेंगे तो जो पोर्ट्रेयल होता है एक मुस्लिम का, इंडियन मुस्लिम का, वो बेसिकली एक पर्शियन कल्चर को पोर्ट्रे कर दिया जाता है, राइट। और आप अगर पॉलिटिक्स में देखेंगे तो एक जो अशराफ है 2.1% है इंडियन पॉपुलेशन का, वो 4% लोकसभा में उनकी रिप्रेजेंटेशन रही है, राइट। पाशमानदा की 0.8% रही है, आप इमेजिन कीजिए, जो कि 11.4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का बनाते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा गेम ये चलता है कि जब आप पूरे मुस्लिम समाज को एज अ मोनोलिथ देखते हैं, तो आप उसको एज अ मुस्लिम विक्टिम पोर्ट्रे करते हैं। आप उनके डेटा को उठाते हैं और बोलते हैं कि मुस्लिम को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। आप गवर्नमेंट से, इंडिया से और हिस्सा मांगते हैं, और वो हिस्सा आपको जो मिलता है वो किसको मिलता है? वो कभी हमें नहीं मिलता, वो पाशमानदा को कभी नहीं मिलता। हम उनके एक मोहरे हैं, एक कार्ड है प्ले करने के लिए, जिसको प्ले करके वो अपने सत्ता को हथियाते हैं, वो अपने प्रिविलेज को मेंटेन करते हैं। ये चीज सामने आनी चाहिए इंडिया में, इस पे बात होनी चाहिए। जिसकी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उसका तो आपने पीआर कर लिया, और उस पीआर के बेसिस पे जो मिला वो अपने पास आपने रख लिया, और उसके बाद आपने ये भी इंश्योर कर लिया कि हमने जिनके नाम पे पीआर किया है वो कभी उनकी सोशल मोबिलिटी ना हो, वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, वो हमेशा गुलाम बन के रहे। तो ये कितना तकलीफ दे सिचुएशन है मेरे लिए। जो हमारे कम्युनिटी से कुछ बच्चे बाहर निकल के आ पाते हैं, वो जब इन चीजों को समझते हैं, इस गुलामी से बाहर निकलते हैं, और उनके पास ज्यादा आवाज नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमें बर्डन झेलना पड़ता है। फॉल्ट लाइन जो होती है वो भी हम बियर करते हैं, और हमारे नाम से जितनी भी, मैं इसको बोलती हूँ, मलाई आती है, वो ये खा जाते हैं। नहीं, ये आपने कहा कि एक कास्ट ऑपरेशन से बचने के लिए ये कारण रहा होगा कि लोग कन्वर्ट किए होंगे या उनको अच्छा लगा होगा कुछ और, लेकिन हाँ, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है? क्योंकि हमने भी कुछ दिन पहला कि मोहम्मद कैफ ने कुछ लिखा था ट्वीट पे, तो नीचे जो अशराफ थे वो उनको गालियां बक रहे थे, जाति सूचक कि जुलाहा है, जुलाहा ही जो रहेगा। रहा है, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जाति सूचक सब पे गाली तो आम है। भारत में तो फिर बिल्कुल। भी एक, भारत में तो अस्वीकार है कि फिर भी एक अवेयरनेस है, लोग अवॉइड करते हैं कास्ट के नाम पे कुछ बोलना।
लेकिन नहीं, जो सॉरी टू 99% मुस्लिम समाज है उसमें तो एकदम से हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, कास्ट की जो स्लर है वो लोग हिंदू अवॉइड करते हैं। मुस्लिम समाज में तो ये इतना ज्यादा प्रिविलेंट है कि आपको मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ कि हमारे ही जुल्हा कम्युनिटी में जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, जब उनको कुछ कहना होता है बाकी लोगों को, तो वो कहते हैं ओ प्लीज, वी आर नॉट जुल्हा, वी आर नाउ एजुकेटेड एंड वी आर अंसारी। ये माइंडसेट इतना इंटरनलाइज है कि आप सोचिए कि एक दलित समाज का बच्चा पढ़ लिख जाए और फिर वो अपने ही समाज को बोले कि अब मैं दलित नहीं रहा, अब तो मैं पढ़ लिख लिया। तो देयर इज नो ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेट चमार। नहीं, नो ग्रेट जुलाहा। नहीं। सो ये मैं इसको एक लड़ाई ऑफ अगेंस्ट अशराफ नहीं कहती, मैं इसे एक लड़ाई अगेंस्ट अशराफियत का माइंडसेट कहती हूँ। ये लड़ाई है ताकि मुस्लिम सोसाइटी भी इग्लिटेरियन सोसाइटी की तरफ अग्रसर हो, उसके लिए है। बट जब बात ही नहीं होगी कि ये समस्या है, तो हम बात सॉल्यूशन कैसे लाएंगे जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा। कास्ट सिस्टम इज वेरी मच रियल इन अमंग द इंडियन मुस्लिम, एंड बहुत लेवल पे है। एक तरफ ये प्रोफेट के हमें हदीस बताते हैं कि एक कुरैश एक अरब के बराबर है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, हर मुस्लिम बराबर है। दूसरी तरफ ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है कि मजमूने कानून इस्लाम, जिसके अंदर ये हर तरह के कास्ट के आपको सिस्टम बता देंगे, किस तरह से हाई कास्ट के लोगों को छोटे कास्ट से शादी नहीं करनी चाहिए, और ये एक रियलिटी है। ये बात तो है। और लेकिन जैसे कि जो मीडिया में पोर्ट्रे होता है या जिन लोगों को जगह मिलती है न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए, वो हमारे सैयद उमर खालिद होते हैं या शारजिल इमाम होते हैं। बिल्कुल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो क्रीम होता है उसको मिलती है, और वो सिर्फ इस्लामिज्म की बात करता है। लेकिन एएमयू में क्या हालत है? वहाँ पे पसंदीदा तो पढ़ने जाते होंगे, वहाँ पे ऐसा कुछ कंजर्वेशन राइट्स का या तरीके का कुछ नहीं हुआ है? अगर आपको एएमयू का देखना है तो आप एएमयू में हर साल एनुअल क्वालिटी करके रिपोर्ट आता है। वहाँ वो अब तो उन्होंने, पहले वो ज्यादा क्लियर देते थे कि कितने मुस्लिम ओबीसी है कितने नहीं। अभी उन्होंने वो चीज लाइन ब्लर कर दी है, सिर्फ ओबीसी और जनरल स्टूडेंट का देते हैं। आप वहां जाके क्लियरली देख लेंगे ओबीसी स्टूडेंट रिप्रेजेंट नहीं है। पाशमानदा में ओबीसी, अदर बैकवर्ड, दलित और आदिवासी तीनों आते हैं। ठीक है, ये बात मैं क्लियर कर दूं। और बाकी जो है हायर कास्ट वो अशराफ है जिनकी फॉरेन लिनियज है, और साथ में जो बहुत ही हाई कास्ट हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। अब होता यह है कि एएमयू है, जामिया है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी राइट के नाम पे बहुत सारे जो इंडियन रूल्स रेगुलेशन है उसको बाईपास कर देते हैं। जैसे वो माइनॉरिटी है तो वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं देंगे, बट उसका फायदा सिर्फ अशराफ को होता है, क्योंकि वो जब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं तो जो पाशमानदा समाज के बच्चे हैं वो वहां एडमिशन नहीं पाएंगे। एंड एक दूसरी फिनोमिना जो मैंने नोटिस की है, जो हमारे यहाँ के बच्चे वहां एडमिशन पा भी जाते हैं तो वो खुद अशराफियत माइंडसेट से और ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके खुद की उतनी सोच नहीं बन पाती। वो वहां जाता है, उसको एंट्री मिलती है, फिर अशराफ उसको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, देखो ये तुम्हारे दुश्मन है, ये नहीं है। इट्स लाइक कि आप वुमेन को देखते हैं, ठीक है, विमेन ही कई बार पैट्रियार्की की सबसे बड़ी कस्टोडियन बन जाती है, सेम वे में। तो एमयू को मैं एक डेन बोलती हूँ ऑफ अशराफ माइंडसेट, इसलिए उन्होंने आज तक जिन्ना की पोर्ट्रेट रखी हुई है, पता नहीं क्यों, हमें उनसे कोई मोहब्बत नहीं है। एंड साथ में वो हमारा हक मार लेते हैं ऑन द नेम ऑफ माइनॉरिटी राइट, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, खासतौर पे पसमानदा समाज की, तो जो वुमेन्स राइट को लेके या वुमेन एजुकेशन को लेके अभी क्या हालात हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे जो रेडिकल जो पॉलिटिक्स होती है, जो हिंदू रेडिकल्स होते हैं, वो इकबाल को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, इकबाल की शायरी पढ़ने में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन इकबाल तो कमेंट मारते थे कि लड़कियां तो अंग्रेजी पढ़ने लगी हैं, समाज तो बर्बाद हो जाएगा। तो ड्रामा है ये। तो ये अभी क्या हालात हैं आज की तारीख में वुमेन्स राइट को लेके, एजुकेशन को लेके? वुमेन राइट एजुकेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, स्पेशली पाशमानदा। अशराफ की आई थिंक औरतें ज्यादातर पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि देखिए अशराफ एलीट क्लास है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर है। तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, जिन्होंने हमेशा से राज किया हुआ है एक माइंडसेट के साथ, उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है। जब सर सैयद ने एएमयू बनाया था, उसका एम भी था कि अशराफ की औरतों को पढ़ा लिखा के अच्छी माए बनाया जाए, एम्पावर नहीं किया जाए, ये ध्यान रखिएगा, ताकि वो सही राह पे चले और उनको कंट्रोल रखा जाए। वहां पे पढ़ाई का इतना ही रोल था, बट फिर भी अशराफ की औरतें पढ़ी लिखी। पाशमानदा औरतें होती है जो अपने पति के साथ किसान
का काम करती है खेतों में, वो होती हैं जैसे जुल्हा है, आप हमारे आएंगे तो औरतें अपने पति के साथ साड़ियां बुनती हैं, उसके काम करती हैं। तो इन औरतों के पास ना तो फिनेंशियल मीन है, ना ही वो माइंडसेट गया है कि पढ़ाई अभी कितनी जरूरी है। अब जाकर के जब ओबीसी रिजर्वेशन मिला है, जब उनको लगता है कि पढ़ाई से वो अपनी लाइफ की बहुत बेसिक डिमांड पूरी कर सकते हैं, तब ये चीज जो है, ये माइंडसेट स्टार्ट हुआ है अभी, और इसमें बहुत वर्क करने की जरूरत है। दूसरा मैं बोलती हूँ, मैं अशराफ वुमेन को देखती हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे या आर्टिकल लिखते हुए, चाहे वो शेरवानी जी हों, अरफा खानम जी शेरवानी जी हों, या राना अयूब हों, ये लोगों को मैंने कभी मुस्लिम वुमेन्स की राइट की बात करते हुए नहीं सुना, उनके कंडीशन की बात करते हुए नहीं सुना। एक बार मैं चेक कर रही थी कि शायद राना अयूब जी ने कभी बोला हो मुस्लिम समाज के बारे में, उनकी औरतों के बारे में। मुझे उनके ट्विटर पे सिर्फ एक आर्टिकल मिला जो था कि हिंदू समाज के अंदर अगर ये लॉ चेंज हो जाएगा तभी जाके हिंदू औरतें इक्वल होंगी। आप एक बात बताइए, हिंदू बिल कोड के अंदर इतने चेंजेस किए गए हैं जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर पैरिटी को ध्यान में रख के, इधर कुछ हुआ नहीं है खास। इधर एक एनजीओ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, जो अपना एक इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है वो हमारे सर पे डाल देता है, जो हमारे एक्चुअली मुद्दों को जानता ही नहीं है, क्योंकि 85% मुस्लिम उनसे बहुत अलग हैं, राइट। ना हमारी वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना हमारी जो हमारे जो आलिम होंगे और आलिमा होंगी वो वहां पर है बताने के लिए। तो उनके बारे में वो कभी बात नहीं करते, दिन रात फासिज्म का रोना होता है उनका। ठीक है, तो ये मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कम्युनिटी को क्या चाहिए। मेरे कम्युनिटी को चाहिए अच्छी एजुकेशन, इंडिया में भागीदारी, अच्छा जॉब, जहाँ पे कि वो एक इज्जतदार नागरिक की जिंदगी जी सके, राइट। उसको तभी पॉलिटिक्स की इतनी पड़ी हुई ही नहीं है। सो अशराफ का माइंडसेट इतना ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड को सिक्योर करने में लगा रहता है कि वो अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचते। हमने देखा एंड जैसे ट्रिपल तलाक आया तो उसका भी विरोध कर रहे थे जो अशराफ इंटेलेक्चुअल्स हैं। हाँ, मैं तो आपको इस बारे फासिस्ट में सरकार इसमें इंटरवीन कर रही है। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको इस बारे में एक बात बोलती हूँ। जब ट्रिपल तलाक लॉ आया, ये इतनी इंसल्ट है इंडियन मुस्लिम विमेन के लिए बोलना कि ये बीजेपी ने या राइट विंग ने इस इशू को मुद्दा बनाया है। 5 औरतें थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक की लड़ाई स्टार्ट करी। उनका नाम मैं बोल देती हूँ, शायरा बानो, इशरत जहां, गुलशन जी थी, और एक आफरीन रहमान और एक आतिया साबरी थी। इन लोगों को थ्रू द लाइक ओरल तलाक दिया गया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ये लोग बहुत ज्यादा काफी वायलेंस भी फेस कर रखे थे इन्होंने अपने घरों में। इसके बाद जाकिया सोनम ने भी इनकी पिटिशन को ज्वाइन किया, जहां पे 10,000 इंडियन मुस्लिम विमेन ने पिटिशन साइन किया था। ये नाइंसाफी है ना, ये हमारी लड़ाई थी और आपने इसको एक रंग दे दिया कि ये फासिस्ट गवर्नमेंट का हमारे ऊपर इम्पोज क्या बोले अत्याचार है। और साथ में जो सबसे मजाकिया बात है कि जब मैं इसको सपोर्ट करती थी कि नहीं हमें ये चाहिए, ये हमारे सोसाइटी का एक इविल इशू है, तो ये आके मुझे समझाते थे कि जब मुस्लिम विमेन को नहीं चाहिए तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो। मैंने कहा मैं मुस्लिम औरत नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंट नहीं करती सॉरी। उसके अलावा इन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ा। वो नैरेटिव ये था कि ये एक इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाने का रीजन ये है ताकि मुस्लिम आदमियों को प्रताड़ित किया जा सके। ठीक है, ये फासिस्ट गवर्नमेंट उसको सजा दे सके और बिना वजह मतलब जेल में डाल सके। मैंने कहा ये कैसे होगा, ये पावर तो इन्होंने मुस्लिम औरतों के हाथ में दी है। जो उनको परेशान करेगा वो उसी से जाके उसी का कंप्लेन करेगी ना, या गवर्नमेंट जबरदस्ती लगा देगा ट्रिपल तलाक का और बोलेगा तुम जेल जाओ। तो इस तरह के अजीब अजीब नैरेटिव ये गढ़ते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन ये एक बात है कि जैसे कि बहुत सारे कानून है दहेज को लेके या बहुत लेके, उसमें हिंदू पति को या हिंदू आदमी को तुरंत जेल में डाल देंगे, वो इनको मंजूर रहता है, उसकी एडवोकेसी भी करते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत फेमस हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात करने के लिए। तो उनका कहना था कि कि शरिया लॉ जो है वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। आपका इस पे क्या कहना है?
शरिया लॉ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर ऐसा है तो फिर औरतें क्यों मतलब डिमांड कर रही हैं कि आप इसके इंटरप्रिटेशन को चेंज कीजिए, जब ये सारे इंटरप्रिटेशन जहाँ पे इस्लामिक नेशन है, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां तक चेंज हो चुकी है, आप इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? कुछ तो दिक्कत है ना। आप देखिए, शरिया के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ और मैं इस पे इतना कमिट नहीं कर सकती हूँ, हमारे स्कॉलर कर सकते हैं। लेकिन आप हर तरह के स्कॉलर को बुलाइए ना। हमारे पाशमानदा की जो विमेन स्कॉलर है, आप ये मजाक देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जिसके फतवा, जिसके डिसीजन विमेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, वहां कोई औरत ही नहीं थी। अभी रिसेंट में जब काफी लड़ाइयां हुई हैं तब औरतें वहां गई हैं, वो भी अशराफ की औरतें हैं। इसी तरह से 85% जो पॉपुलेशन है उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमें फ्रेम दिया है कि विमेन राइट यूनिवर्सल राइट, वो डिटेल में इतना नहीं जाता है। डिटेल में फिर आपके बिल कोड जो है, पर्सनल लॉज, वो जाते हैं। वहां पे जब तक बात नहीं होगी, वहां पे डिबेट नहीं होगा, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। यू नो, डेविल लाइज इन द डिटेल। या नहीं, ये बात आपने सही बोली है कि हम जब डिस्कोर्स देखते हैं, जो मुस्लिम डिस्कोर्स जिसको बोला जाता है भारत में, तो वो हमेशा अपने आप को भारत से थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करता है अशराफ। कि हम तो जो है बाहर से आए हैं, कारवां आता गया, भारत तो कोई देश नहीं रहा है, भारत तो कोई राष्ट्र नहीं रहा है, यहाँ तो बाहर से लोग के आगे से बसे हुए हैं। ये कॉलोनाइजिंग जो माइंडसेट है, इसको लेके हम देखते हैं, कि नहीं, हम भारत से बार्गेन करेंगे कि हमारे अधिकार क्या है। मतलब हम भारत के नहीं है, हम भारत से बार्गेन करेंगे, तभी हम शांतिपूर्ण रहेंगे, नहीं तो हम पार्टीशन करवा लेंगे। जैसे एग्जैक्टली। अभी एनटीसीए राइट्स में भी देखा कि बहुत सारे जो इनके थे, से शार्जिल टाइप के जो लोग थे, उनका यही कहना था कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, भारत से अधिकार चाहिए। तो ये जो डिस्कोर्स है, इस पे आपका क्या कहना है? भारत में अधिकार नहीं चाहिए, सर्जिल इमाम। भारत में अधिकार नहीं चाहिए, भारत से अधिकार चाहिए, ये जो बिल्कुल। फाइनल है। देखिए, सर्जिल इमाम जी एक ऐसे लोग हैं जिनके लिए कि सारे हिंदू फासिस्ट होते हैं, राइट। उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी इज द बिगेस्ट फासिस्ट, जिसने इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू नेशन बना दिया। तो ये जो एक लोग समझ रहे हैं कि एक राइट विंग गवर्नमेंट आई हुई है एंड फासिज्म आ गया, इस वजह से सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंडसेट हमेशा से प्रिवेल करता था। नाउ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जो अशराफ है, क्योंकि ये एलीट होते हैं, इनकी एंट्री एलीट हिंदुओं में भी बहुत इजीली हो जाती है। तो वो वहां पे जाकर के एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और उनको सेल आउट करते हैं गंगा जमुनी तहजीब। बेसिकली ये गंगा जमुनी तहजीब एक क्लास सेक्शन है जो आपस में उठता बिठता बैठता है। दूसरा, ये अगर खुद कुछ भी करें, चाहे ये जिन्ना के जैसे पोर्क खाएं या दारू पिए, ये हमेशा मुस्लिम रहते हैं। जो मुस्लिम होने की आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है, वो हमें पाशमानदा को करना होता है। हम, हमारी जिंदगी कैसी भी हो, हम कितना भी इस्लाम नमाज पढ़ते हो करते हो, बट हमने एक बात बोल दी जो इनके नैरेटिव से अलग है, तो हमें प्रूव करना होता है कि हम मुस्लिम है या नहीं है, राइट। तो एक तरफ ये गेम खेलते हैं, दूसरी तरफ जब ये पाशमानदा के बीच में आते हैं और कम्युनिस्ट इकोसिस्टम में जाते हैं, तो ये रोना स्टार्ट कर देते हैं कि हम विक्टिम है, हम विक्टिम है। ये पाशमानदा को समझाते हैं कि तुम्हें इस हिंदू राष्ट्र में, जहाँ पे हिंदू राज करता है, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा मैं क्या बोलूं, पैतरा है, जो एक पाशमानदा समाज को लगता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तब भी तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तब भी तो हमें जॉब नहीं मिलेगा, राइट। तो ये इधर ये डर बैठाते हैं, उधर वो जाकर सारा मेल मिलाप करते हैं, पॉलिटिकल क्लाउड एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से एक डबल गेम चलता है इनका। और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत, अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान भी जो बना है, मैं इसको एक अशराफियत माइंडसेट का ही नतीजा बोलती हूँ। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो डिवाइड हुआ है, दैट इज ऑल्सो अशराफियत माइंडसेट, जहां पर था कि ये काले बंगाली लोग हम पे कैसे राज कर सकते हैं, राइट। we are more entitled to rule We are वाला the real चीज। Muslims. we are the real Muslims, right। तो ये सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था, आप एक बार। मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपके जो डिस्कोर्स हमको सुनाई पड़ता है, जैसे कि ताजिल इमाम से लेके इसको लेके, तो ये हाँ जो हाँ, है कि भारत से अधिकार चाहिए, भारत में अधिकार नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अपने भारत को आज तक ये अपना नहीं पाए हैं ना। इनके कल्चर डिफरेंट है, इनका वे डिफरेंट है। आप एक गुजराती मुस्लिम को देखेंगे या आप एक राजस्थानी मुस्लिम को देखेंगे, आप उनको बहुत सिमिलर नहीं पाएंगे। वो मेन जो उनके रिलीजियस ड्यूटी है वो सेम है, बट उनका कल्चर, उठना खाना पहनना सब कुछ अपने हिंदू ब्रिधन से मिलता हुआ है, राइट। क्योंकि वो कल्चरली वहां पर
वहीं से आए हुए हैं, उसी से उनकी लाइफ इवॉल्व हुई है, राइट। तो हमारे अंदर आप देखेंगे, जैसे अभी हम मोहम्मद कैफ को की बात कर रहे थे, तो देखिए आई एम नॉट श्योर कि वो पाशमानदा ही हैं, बट उनके फादर का नाम ताहिर अंसारी है, तो जिससे ये उम्मीद है कि वो मोमिन अंसारी ही है। आप उनके अंदर एक इंडिया के लिए बहुत ऐसी फीलिंग नहीं पाएंगे कि मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। वो बहुत इंजॉय करते हैं कि वो एक इंडियन है, राइट। वो कल्चरली इस चीज को समझते हैं। तो हम साइड बाय साइड हिंदू के रहे हैं, हमेशा वैसे ही पले बड़े हैं, हमें ये फील नहीं होता कि इंडिया हमारा है। मेरे गांव में आप जाएंगे, एक बनारस के अंदर गांव है ये, काशी काशी में एक गांव है मंगलपुर, छोटा सा। आपने कहा वो हमें ये फील नहीं होता इंडिया हमारा है, ये हमारा नहीं है। हमारा है, क्योंकि अच्छा। हम हमेशा से इसी मिट्टी में रहे। हाँ। हमारे अंदर ये फीलिंग ही नहीं, ना ही हमारे अंदर ये फीलिंग है कि इंडिया हमारा नहीं है, ना ही ये फीलिंग है कि जब तक हम इस पे राज नहीं करेंगे तब तक ये हमारा नहीं होगा। पाशमानदा के अंदर जो है कि हमें इक्वल सिटीजनशिप चाहिए जो उन्हें मिली हुई है। दूसरा, हमें राइट चाहिए। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कलाम को, कैफ को, कि ये लोग इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, आप गांव के मदरसों में जाएंगे, वहां पे बिना किसी मतलब भूले हुए 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, वहां इंडियन झंडा लगाया जाता है मदरसे में। कोई ये नहीं पूछता कि ये तुम कर रहे हो, ये शिर्क है नहीं है, इस तरह की बातें नहीं होती है। सो लेकिन ये इस बात चीज की है। न्यूज आती रहती है कि ऑब्जेक्ट किया कि नेशनल एंथम मत गाओ, जब बंगाल में हुआ है, कई तो जगह आप बातें आती रहती हैं, वैसा हाँ, कहा। बंगाल के बारे में मेरा उतना ज्यादा, पहली बात, मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा ये है कि जो आता है नैरेटिव, उसमें अशराफ रूल करते हैं ना, लिखने वाले, बताने वाले, जो बोलने वाले हैं, वो अशराफ है। हमारे यहाँ के लोगों को तो आज तक अभी जबान नहीं आई है ना, अभी अभी तो हम बोलना स्टार्ट करा है हमने, तो हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो ये, और इनफैक्ट ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को और मेजोरिटी को नहीं बताते, ये हमें भी बताते हैं और हम इनको सुनते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तरह से बैठे हुए हैं जो शायद हमारे लिए कुछ करेंगे, बट इन्होंने 70 साल में हमारे लिए कुछ किया नहीं है। अब देखिए, पॉलिटिक्स ऐसे प्ले किया जाता है कि एक डर दिखाया जाता है कि हिंदुओं का डर, राइट होंगे तुम मारे जाओगे, वो डराया इतना जाता है, जिसको ये अभी हिंदुत्व बोल रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। उस डर के चक्कर में पाशमानदा को सिर्फ ये समझ में आता है कि हम सेफ कैसे रहें। ये कितनी बड़ी तकलीफ देह विडंबना वाली बात है कि जिसको वोट ये करना चाहिए कि हमें एजुकेशन बेटर कैसे मिलेगा, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे आएगा, वो ये इस चीज पे वोट देता है कि हम सेफ कैसे रहेंगे। फिर सेफ कैसे रहेंगे इसके नाम पे एक कोई आपकी तरफ का गुंडा आ जाता है, जो कि मोस्टली अशराफ होगा, जो चीख चीख के बोलेगा, बहुत ही लगेगा इनको कि ये कोई शेर है, ये हमें बचा ले जाएगा। सारा वोट फिर पशमानदा का उधर क्या चला आप जाएगा। ओवैसी की बात कर रही हैं? वैसे ही उसका एक सिंपल है, सैंपल है, और ये बहुत पुरानी चीज है, ये मैंने बड़े होते हुए अपने लाइफ में देखी है। वो वैसे तो एक सैंपल है। आप सपा में देखेंगे, इवन बसपा में जितने भी मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, वो कौन है, वो आपको हाई कास्ट से ही मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी सपा के एक लीडर ने शायद बसपा के, सपा के, जौनपुर में 10-15 दलितों के घर जला दिए थे, राइट, जौनपुर के अंदर। अभी ये न्यूज था, वो सारे अशराफ थे। अब अशराफ क्या करते हैं कि वो दलितों पे भी अटैक करते हैं, और उसका कलर क्या होता है, कलर होता है कि ये हिंदू मुस्लिम का क्लैश है। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का क्लैश नहीं है, वो अशराफ अपर कास्ट मुस्लिम, जिसके अंदर बहुत दम्भ होता है और एक होता है हम राज करने वाले हैं, उन्होंने अटैक किया लोअर कास्ट हिंदू के ऊपर। उसका बर्डन जो आएगा, जो उसका हीट बर्न होगा, वो कौन बियर करेगा, वो हम पाशमानदा करेंगे। ठीक है, इसलिए मुझे फॉल्ट लाइन की बहुत चिंता रहती है। नहीं, ये बात आपने आपने एकदम सही बात बोली है। लेकिन ये बात और आती है कि आपने बोला कल्चरली अभी भी बहुत सारे कस्टम्स, आपने बोला मंगलसूत्र फॉलो होता है, हल्दी बिहार फॉलो में, हाँ। होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक वो होता है ना कि असली मुस्लिम बनो, एक प्योरिफिकेशन वाला, जो तबलीगी जमात वाला जो कॉन्सेप्ट एक वापस। हाँ, तो देखिए, ये थोड़ा मिक्स कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको बिल्कुल वन साइडेड नहीं कहूंगी कि हाँ मुस्लिम तो बन गए थे, बट हमारे इवन आप देखेंगे भरतपुर में, बाकी जगह पे वो होली खेला करते थे। आज भी आप राजस्थान में आएंगे, आपको बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएगी जो मंदिर तक भी जाया करते हैं, राइट। तो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा है। दो चीज हुआ, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, उसका जो बैकलैश है इंडिया, मैं ये बात नहीं भूलती हूँ कि पाकिस्तान में वहां के माइनॉरिटी के साथ क्या हुआ, तो उससे कोई फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं, फॉल्स इक्विवेलेंसी जो है
इंडिया की माइनॉरिटी, पाकिस्तान की माइनॉरिटी, वो तो मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन जब 47 में एक राइट्स होते हैं या कुछ भी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं, वो दोनों तरफ से होता है इंडिया में, और दोनों तरफ के लोग इसके विक्टिम बनते हैं, राइट। तो बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम थे जो कि कल्चरली बिल्कुल ही हिंदू थे, बट उन्होंने भी बैकलिश सहा। उस चीज ने भी उनको थोड़ा सा मुस्लिम आइडेंटिटी की तरफ, कि हम ये है या नहीं, हमें तो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, थोड़ा सा उसको शिफ्ट किया। दूसरा, इधर जो आपने नाम दिया था, ये लोग जमात वाले, जमात। इनका पूरा का पूरा मकसद ही यही है कि जो इंडियन मुस्लिम है इनको कैसे अरब का मुस्लिम बनाया जाए, राइट। एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के मुस्लिम के लिए खुद, और ओवरऑल इंडिया के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैटर करती है, बहुत ज्यादा करती है। हम कल्चरली इंडियन हैं, हमें इंडियन मुस्लिम बनना है, हमें अरब का मुस्लिम नहीं बनना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तक वो गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। अब गांव में जाएंगे तो वहां आपको बुर्का नहीं मिलेगा। अब गांव में जाएंगे तो लड़कियां अभी भी फ्री हैं, और रिवाजें अभी भी मानी जाती हैं, लेकिन शहरों के अंदर उन्होंने बहुत हद तक काम कर लिया है। तो आप कल्चरल, जैसे अगर आप अशराफ और पसमानदा के कल्चर डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या दिखता है उनको, खासतौर पे डे टू डे देखिए, लाइफ एक माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क है। माइंडसेट जैसे कि पाशमानदाओं के अंदर अभी भी डिवोर्स बहुत ही, मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि अच्छा है या बुरा है, ये एक दूसरा डिबेट है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करूँ किस तरह से मिलते हैं। तो डिवोर्स बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। वो कोशिश करते हैं कि एक बार शादी हो गई तो ये पूरी जिंदगी चले, राइट। दूसरा, कजन मैरिजेस आपको बहुत कम दिखेंगी, पसमानदा जो, में? हाँ, पाशमानदा में, कम लाइक मेरा दिखेगी। बहुत कम दिखेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि मेरा जो ददी हाल है, वहाँ एक भी कजन मैरिज नहीं है। कभी कभी लोग बोलते भी थे कि लड़की की शादी नहीं हो रही है और घर में एक लड़का भी है, कजन है, तो वो इस चीज को बोलते थे, आपने ऐसे बोला भी कैसे, ये भाई बहन है। तो ओह, ये एक हिंदू कल्चर है जो प्रिवलेंट है। अशराफ में आपको ये सब नहीं दिखेगा। दूसरा, एक वियर्ड फिनोमिना है अशराफ में, कि वो बोलते हैं कि औरत दूध ना पिलाए, ये उसका हक है, जो अरब से आया हुआ है, राइट। औरत चाहे तो कहेगी कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो मुझे पे करो इस चीज की। ये कभी आपको पसमानदा में सुनने को नहीं मिलेगा। वो सोचेंगे ये क्या पागलपन है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए। अशराफ में इसको एज ए विमेन राइट की तरह से बोला जाता है, कि ये विमेन राइट है कि हम चाहे तो हम दूध भी ना पिलाएं, क्योंकि बच्चे को पिता की संपत्ति माने जाती है, हाँ, माँ सिर्फ उसको बियर करती है। तो वुमेन राइट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे की ह्यूमन राइट्स महत्वपूर्ण नहीं इस तरह है। के बहुत सारे चीजें हैं जी। जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही लगेगा ये कैसी बातें हैं जो बिना सर पैर किए। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं 9th 8th में कब थी, जब कलाम जी का काफी नाम हुआ था, हम बहुत खुश थे। तो उनकी बुक आई थी, और जो हमारे मुस्लिम बच्चे थे जो उस गांव के, वो उस बुक को पढ़ा करते थे, बड़े खुश हुआ करते थे कि देखो हमने कितना कुछ किया इंडिया के लिए। एक होता है, लोगों को चाहिए होता है कि ये हमारे लोग हैं, इस तरह की फीलिंग होती है। उसमें भी वो ये फील किया करते थे कि एक विक्टिमहुड भी होता था, कि इनको 11 लोग थे जिनको सेलेक्ट करना था, और 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया, इनको नहीं हो सकता, ये मुस्लिम नाम की वजह से हुआ। ये एक माइंडसेट है जो अशराफ ने सिखा दिया है, राइट। लेकिन बहुत प्यार था कलाम से। जब मैं मेट्रो सिटीज में आई, तो मेरे जो कलीग थे या मेरे जो भी जानने वाले हिंदू लोग थे, उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि तुम्हारे यहाँ जितने भी नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, उनको क्यों एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कलाम हमारे हीरो हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ आर्टिकल्स दिखाए जिसमें कि ये कहा गया था कि वो प्रॉपर मुस्लिम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, जो पाशमानदा के अंदर कलाम को लेके एक्सेप्टेंस है और प्यार है, वो तो हिंदुओं को सुनने को ही नहीं मिलता। वो हमारी मेजोरिटी जानती ही नहीं है। उन्होंने अशराफ का आर्टिकल पढ़ लिया और उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया कि जो भी नेशनल मुस्लिम होगा उनकी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए है, राइट। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे। एक लिस्ट बन सकती है जो मुझे बैठ के लिखनी पड़ेगी। बनाइएगा आप, अगली बार आपसे वो लिस्ट पढ़वाई जाएगी। तो अब बिल्कुल। आखिरी मुद्दा आता है, जो हमारे देश में जो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, जो आजकल हम रेडिकल पॉलिटिक्स, आजादी आजादी की पॉलिटिक्स देखते हैं, उसका हम्म। उनका समाज की राजनीति से क्या रिश्ता है? क्योंकि वो तो हमेशा जाता है, उनका कैंडिडेट हमेशा जो है कन्हैया कुमार होगा या सैयद उमर खालिद होगा, क्योंकि कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई पसमानदा नहीं होगा। राइट। मैं काफी सालों से, 3-4 साल जब से मैं लिख रही हूँ,
मैं लेफ्ट विंग को बोलती हूँ स्वीट पॉइजन। ठीक है, वो हमारे लिए स्वीट पॉइजन है। समवन हु फीड योर विक्टिमहुड इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड, दे कैन नॉट बी योर अलाई, दे वांट टू बी योर मास्टर्स एंड यूज यू, राइट? वहीदुद्दीन साहब, वैसे तो वो अशराफ है बट मैं उनको काफी पढ़ती हूँ, काफी इंटेलिजेंट बातें करते हैं। उन्होंने लिखा था कि एक हदीस है कि अ मुस्लिम इज वन हु कैन नॉट बी लिव इन स्टेट ऑफ डिसमेड, जो निराशा में रहता है वो मुस्लिम नहीं है। और ये मुस्लिम को दिन रात सिर्फ निराशा में ही रहना सिखाते हैं कि तुम निराशा में रहो, तुम तो विक्टिम हो बाय डिफॉल्ट, राइट? तो लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूज करना है मुस्लिम को एज ए चंक बना करके, उनके मसीहा बन करके उनको मेजोरिटी से लड़ना है। क्यों लड़ना है मुझे आज तक की समझ नहीं आया। आप मेजोरिटी से लड़िए, अगर मेजोरिटी रेडी नहीं हो रिफॉर्म करने के लिए, मेजोरिटी रेडी नहीं हो एक इग्लिटेरियन सोसाइटी बनने के लिए, एक जेंडर पैरिटी को लाने के लिए, जब मेजोरिटी खुद ही वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके लाती रहती है, उस पर बात करती रहती है, फिर इतनी नफरत क्यों है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सेम टाइम पे वही ये आंखें बंद माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्यों है, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई, राइट? तो लेफ्ट विंग, दूसरी चीज, नरेटिव जो लेफ्ट विंग का है वो हमेशा अशराफ का होता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा जाता है कि पाशमानदा मुस्लिम, मशपानदा नहीं, दलित मुस्लिम जो है उनकी हालत दलित हिंदू से भी खराब है। ये इधर से दलित हटाते हैं, उधर से हिंदू हटाते हैं, बोल देते हैं अशराफ लोग कि मुस्लिम की कंडीशन दलित हिंदुओं से भी खराब है। ये कितना बड़ा झूठ है। और मुस्लिम ने एक बार बोला अशराफ ने, इसको एक बुलंद आवाज कौन देगा, वो लेफ्ट विंग देगा। ये एक वो बन गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया, एक झूठ। सच है कि जो पाशमानदा मुस्लिम है उनकी बुरी हाल है, इन्होंने बना दिया मुस्लिमों की बुरी हाल है। अब आप और कुछ दो इनको, वो कुछ और किसको दो, वो अशराफ को दो, राइट? दूसरा इन्होंने नैरेटिव बनाया कि इंडियन मुस्लिम बाय डिफॉल्ट पैट्रियोटिक है, क्योंकि हमने चूज किया है इंडिया में, ठीक है? इस पे मैं एक बात बोलूंगी कि आप इससे क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। मेजोरिटी ये बात मानेगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन में इलेक्शन हुए हैं, वोट पड़े। दूसरा, पाशमानदा की जो लीडरशिप थी 1947 के पहले, असीम बिहारी, कय्यूम अंसारी, जिनका कोई नाम नहीं जानता, जिन्हें कभी मेन स्ट्रीम में नहीं लाया गया, जो कि बहुत ही प्रो इंडियन थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कम्युनिटी में ये कहते हुए बिता दी कि हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, हमारे बाप दादा यहीं पे रहे और हमें यही रहना है। जब उनको समझ में आता है कि वो इस चीज को लड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारी सोशियो कंडीशन जो थी बहुत कमजोर थी, हमारी एक सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन, तो उसके बाद वो एक पार्टी बनाते हैं, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन में उस टाइम पे इलेक्शन में वोट देने का जो अधिकार है वो उन लोगों को है जो या तो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीनें हैं, या फिर वो 10th और 8th पास किए हुए हैं। पाशमानदा समाज तो दोनों ही में नहीं आता, तो हमारे वोट खत्म हो जाते हैं और हम इलेक्शन नहीं जीत पाते, राइट? फिर भी हमने 6 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग के खिलाफ बिहार के अंदर। आजादी के बाद पसमानदा लीडरशिप क्यों नहीं कर पाई, जब यूनिवर्सल? हाँ, मैं ये पूरी बात कर लेती हूँ, ठीक है? तो अशराफ एक माइंडसेट है जिसने बना लिया अपने अपने हितों को, प्रिविलेज को बचाने के लिए पाकिस्तान के ज्यादातर मुस्लिम अशराफ हैं। आजादी से पहले मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, 50% के आसपास इंडिया में अशराफ थे। आजादी के बाद आज सिर्फ 15% बचे, क्योंकि वो चले गए उधर, राइट? तो दूसरा एक चीज और है, इन 1940 मई के अंदर 40,000 मोमिन अंसारी दिल्ली गए थे प्रोटेस्ट करने अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी। आपको ये भी कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये पढ़ने को मिलेगा आपको पाशमानदा और अशराफ के बीच में एक डिफरेंस दिखेगा जो लेफ्ट नहीं करना चाहती। तो उसकी जगह वो ये नैरेटिव चलाते हैं कि मुस्लिम ने तो बाय डिफॉल्ट चूज किया, जो इंडियन मुस्लिम है इसलिए वो पैट्रियोटिक है। ऐसे नहीं होता है ना, इसका हम भुगतते हैं सिला, जबकि हम करने वाले नहीं है, राइट? अब जब इंडिया में पार्टीशन हो गया, उसके बाद कय्यूम अंसारी को जगह मिली थी, राइट? कांग्रेस ने थोड़ी बहुत जगह दी थी, लेकिन उतनी नहीं दी जितनी अशराफ को दी थी। अशराफ के वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उनको वापस से कांग्रेस ने टिकट दे दी। आप इसको क्या बोलेंगे, मजाक या क्या? उनको करना ये था कि उनको अब मेजोरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम की तरफ शिफ्ट होना था, उनकी लीडरशिप की तरफ, जो कि बहुत ही प्रो इंडियन थे, बट उन्होंने हमें एक बिट्रेयल दिया है, मैं ये बोलूंगी।
बिट्रे कर दिया और हम पीछे ही रह गए। नहीं नहीं, ये बात एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मुस्लिम समाज में सेकुलर पॉलिटिक्स क्यों नहीं ग्रो की? जैसे कि हिंदू में आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स रिलीजन के बियॉन्ड भी जाती है, बहुत सारी फॉर्मेशन जो होती है। मुस्लिम समाज में जैसे हमेशा होता है कि ट्रिपल तलाक खत्म होना है, अरे सऊदी अरेबिया ने भी खत्म कर दिया है, हमेशा इस्लाम का रेफरेंस होता है। या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना इस्लाम, बिना मजहब के रेफरेंस के लेके सेकुलर कैटेगरी में भी पॉलिटिक्स हो सके? क्योंकि अम्बेडकर का कहना, अम्बेडकर को मैं बताता हूं, अम्बेडकर ने जो लिखा है कि Muslim polity does not recognize this secular category at all. How true is राइट, that राइट। and why is that? पहली बात तो अभी हमारी लीडरशिप नहीं बनी है, तो हमारे जो विचारधारा हैं वो बेसिकली अभी फॉर्म हो रहा है। सेक्युलर की बात में एक बात बोलूंगी मैं, आप अगर एक पसमानदा आइकन बोले जाते हैं कबीर दास, आप कबीर दास को सेक्युलर मानेंगे या नहीं मानेंगे? राइट, वो सेक्युलर है, तो वो काफी एक पोटेंशियल है। अगर पाशमानदा आगे आती है, पाशमानदा ने कबीरदास को एक्सेप्ट किया हुआ था, वो वहां पे बहुत आराम से जिंदगी जीते थे। जो उनके खिलाफ फतवा और जो उनके पीछे पड़े थे वो दोनों ही कास्ट के हाई कास्ट लोग थे, जिससे कबीरदास भाग रहे थे। दोनों को ही लग रहा था कि ये हमारे रिलीजन के पीछे पड़ा हुआ है, बट जुलाहा को कोई फर्क नहीं था, वो उनके बीच में आराम से जी रहे थे। हम लोग जो हैं, हम सीखते हैं, हमें सिखाने वाले अशराफ होते हैं। जब तक इनके मानसिकता से हम फ्री नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम ट्रू मुस्लिम हैं, तो जैसे ही हम इस्लाम के डिबेट में जाएंगे वैसे ही इनका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इनको चाहिए ही यही कि वो हमें इस्लाम के डिबेट में फंसा के रखें। इस्लाम आपके लिए एक रिलीजन है, आप उसको फॉलो कीजिए। आप 5 चीजें करते हैं, आप मुस्लिम हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप हज करने जाते हैं और आप चैरिटी करते हैं, इस तरह की, और आप खुदा में और प्रॉफिट में यकीन रखते हैं, आप मुस्लिम हैं। इसके अलावा तो मैंने आज तक सुना नहीं है मुस्लिम बनने के लिए आपको पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, ये वाले रूल फॉलो करने पड़ेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, बट ये सब हमें इस्लाम मतलब सिखाया जाता है। तो मुस्लिम बहुत जो पसमानदा है वो बहुत डरते हैं इस मामले में, क्योंकि वो डिस्क्रेडिट करने के ना ये यूज होगा पूरा का पूरा अशराफ से भी। जब वो एपीजे कलाम को डिस्क्रेडिट कर सकते तो हमारी क्या औकात है? आप समझ रहे हैं इस बात को? सेक्युलर, मुझे लगता है कि पाशमानदा सेक्युलर होते हैं क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग ही साथ में हुई है हिंदू के। उनके लिए एक मूर्ति पूजा बहुत बड़ी चीज नहीं है, उससे दूर रहना, उनका प्रसाद खाना, ये सब नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि ये हमने सोचा ही नहीं कि ये कोई गलत चीज है। ठीक है, जबकि हमें ऊपर से समझाया जाता है, फतवा डाला जाता है कि ये गलत चीज है, तुम करोगे तो तुम मुस्लिम नहीं रहोगे, इस तरह की बातें आती हैं। होली मत तो हम खेलो, कभी दिवाली में मत जाओ। एग्जैक्टली तो ये सब चीजें ऊपर से आती है, ये कहाँ से आती है इस पे। और एक चीज और है, हर कम्युनिटी को अपना धर्म एक एक सुकून देता है, राइट। अगर आप देखिए तो बहुत लोग दलितों को बोलते हैं कि आप क्यों नहीं बुद्धिस्ट बन जाते हो, क्यों नहीं ये बन जाते हो, लेकिन दलित हिंदू बना रहना चाहता है, उसका धर्म उसके लिए मायने करता है। पाशमानदाओं की आज बहुत सालों से, काफी साल हो गए, 2-3 पीढ़ियां हो गई, उन्होंने भी इस्लाम को अपनाया हुआ है। वो अपने इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहता, वो उसको सुकून देता है, उसको होप देता है, राइट। तो उसे ये नहीं पता है कि हमें जो बोला जा रहा है कि यही इस्लाम है या नहीं है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोल बैठा है जो डबल टॉक करता है। तो जो उसको बताया जाता है, डर के मारे वो सोच लेता है कि इनको ज्यादा पता होगा, ये अरब से आए हुए, यही इस्लाम है। सो हम लोग जिस तरह से देखते हैं, सिख में स्कूल में, यूपी में भी स्कूलिंग हुई है मेरी, तो मेरा क्वेट स्कूल था और अच्छा स्कूल था, जिले का जो अच्छे स्कूल होते हैं। तो हमारे क्लास में मुस्लिम लड़के तो बहुत थे, लेकिन मुस्लिम लड़कियां ना के बराबर होती थी। यहाँ तक कि जो हम लोग के फ्रेंड्स होते थे, तो उनकी बहनें भी इस स्कूल में नहीं पढ़ती थी, जबकि अच्छे परिवार से आते थे वो लोग। अधिकतर अशराफी होते थे, कुछ पसमानदा होते थे। और क्या कहते हैं, और मैंने देखा जो मुस्लिम लड़कियां पढ़ती थी कोविड स्कूल में, उनको लेके उन लड़कों का जो एटीट्यूड रहता था, मतलब वो उनकी बोलने लायक, प्रॉपर्टी। हाँ वो मतलब कि वो बोलने लायक नहीं यहाँ पे, लेकिन उनकी नजर में वो लड़कियां होती नहीं, बेकार बदनाम लड़कियां होती थी। ये आप हिंदुओं में इतना नहीं देखते थे। तो इसका क्या कारण है? ये जेंडर एम्पावरमेंट अभी क्यों नहीं हो पाया है समाज में? 2 चीजें मैं बोलती हूँ। अगर मैं पाशमानदा की बात करूँ तो 2 तरह का पैट्रियार्की होता है, एक रिलीजन इंटरप्रिटेशन ऑफ पैट्रियार्की, दूसरा होता है सोसाइटल फ्यूडल पैट्रियार्की। जैसे लोग कहते हैं कि बुर्का, सॉरी, घूंघट, घूंघट एक्चुअली फ्यूडल पैट्रियार्की है, ये रिलीजन से नहीं आता है, राइट। और इसको हटाना बहुत इजी होता है, इस पे बात करना बहुत इजी होता है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे होते। तो मुस्लिम के जो पाशमानदा समाज है, इसमें दोनों तरह की पैट्रियार्की है।
हुआ ये कि हिंदू सोसाइटी में तो एक बात चली, एक डिबेट चला और इस फ्यूडल जो पैट्रियार्की थी उसको डिसमिस किया गया, उससे लड़ाई चलती गई। इस तरफ तो हम इधर आ गए, तो हमारे पास एक डिबेट ही नहीं है कि ये पैट्रियार्की है, इस पे बात होनी चाहिए। दूसरा, हम हमेशा रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को की तरफ देखते हैं। रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी किसकी आती है? अशराफ की आती है, जो कि हर तरह के जो मॉडर्न वॉइसेस हैं, जो मॉडरेट वॉइस है, लिबरल वॉइसेस है, उनकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास आती ही नहीं। तो ये दो डबल पैट्रियार्की मैं इसको बोलती हूँ, वो हमारे सर पे पड़ी हुई है, राइट? तो आपके पास दोनों ही वो है। दूसरा, इस्लाम ने राइट दिया कि इनहेरिटेंस में लड़कियों को राइट मिलेंगे, वो राइट नहीं मिलते हैं, तो लड़कियां कहीं से एम्पावर्ड नहीं होती। हिंदू कोड में ये नहीं था, क्योंकि बोला गया कि लड़कियां उत्तराधिकारी नहीं होती, जो अब चेंज हो गया। तो एक तरफ का समाज है, उसकी जो फ्यूडल पैट्रियार्की थी वो लीगली चेंज करता जा रहा है। एक तरफ का समाज है जो उसको लेके बैठा हुआ है और वो कुछ भी उस पर बात नहीं हो रही। मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत मानती हूँ कि कमिंग फ्रॉम इवन पाशमाना, नॉट इवन मुस्लिम, मैं पढ़ लिख पाई, मैं बोल पाती हूँ, अपनी बात रख पाती हूँ और सोच पाती हूँ। उसका रीजन ये है कि मेरी जो तरबियत हुई है, मैं जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, वो हिंदू समाज के साथ हुई। इंडियन नेवी में रहते हुए आप, इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि डिफेंस के लोग ज्यादा जेंडर इक्वलिटी में यकीन करते हैं सिविलियन से ज्यादा पॉइंट पे। तो वो चीज मेरे डैड में आया और उस वजह से मुझे बहुत कम अलग ही एजुकेशन मिली। बट एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, सॉरी, आप मेरे गांव में जाएंगे तो वहां आपको हर लड़की 10वीं 12वीं पढ़ेगी। 10वीं 12वीं रीजन ये है क्योंकि वहां पे सरकारी स्कूल 10वीं 12वीं तक है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और उसका रीजन भी बहुत हद तक मेरे डैड भी हैं। डैड इन द सेंस, जब उन्होंने ये सक्सेस पाई तब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि हम अपनी जिंदगी किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये जो अशराफ का कहना है कि आपको तो हिंदू एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये झूठ है। उसके बाद से आप मेरे गांव में जाएंगे तो आपको लड़के मिलेंगे जो कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर हैं। एक छोटा सा गांव है, सारे बच्चे वहां पढ़ते लिखते हैं और अब लड़कियां भी पढ़ती लिखती हैं, सब 10वीं 12वीं पढ़ती हैं। तो उनको राह दिखाने की जरूरत है। जी जी जी, चलिए, ऑन दैट ऑप्टिमिस्टिक नोट वी एंड द डिस्कशन फॉर टुडे। अमाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की आवाजें जो है हमें डिस्कोर्स में सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन थैंक्स टू जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक आवाजें आ रही हैं। हालांकि खतरा भी है, कब सेंसरशिप आ जाए, कब अमाना जी को बोल दिया जाए कि इस्लामोफोबिया फैला रही है, इनको बैन किया जाए। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हम इनको बार बार बुलाते रहेंगे। होपफुली आप भी हम लोग को समय देंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे ये जगह प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं एक अपनी आवाज, इसमें बहुत सारी मेरी पर्सनल व्यक्तिगत भी विचार हैं, उनको रख सकूं और पाशमानदा की भी एक माइंडसेट को आगे बता सकूं। उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, एंड थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस।